नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पर गरमाया मुद्दा, नवनीत राणा को उठा ले गई पुलिस। उत्तराखंड मॉडल पर समान नागरिक संहिता जल्द लागू करेगी बीजेपी, यूसीसी पर बोले अमित शाह, अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कानून बनाएंगे। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री लगभग तय, पद पर भी जल्द लग सकती है मुहर। अलवर में मंदिर के बाद गौशाला पर चला बुलडोजर, वन विभाग ने खाली कराई 40 बीघा जमीन, सैकड़ों गौवंशों को छोड़ा खुला। भारतीय छात्रों को यूजीसी की चेतावनी, पाकिस्तान से डिग्री लेकर लौटने पर भारत में नहीं मिलेगी नौकरी। रुक करते हैं पहली खबर का, जहां हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर पर राजनीति बढ़ती जा रही है। हनुमान चालीसा विवाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर यानी मातोश्री तक पहुंच गया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया, जिसके बाद मामला गर्माता ही चला गया। नवनीत राणा के ऐलान से गुस्साए शिवसैनिक उनकी बिल्डिंग के नीचे भारी संख्या में डटे रहे। शिवसैनिकों ने राणा के घर के बाहर लगे बैरियर तोड़ दिए और घर में घुसने की भी कोशिश की, जिसके बाद नवनीत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि अगर ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना होती तो हमें मातोश्री जाने से नहीं रोकती। हालांकि इस विवाद के बाद खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नवनीत राणा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। साथ ही इस पूरे बवाल के बाद नवनीत राणा के घर पर मुंबई पुलिस भी पहुंची। डॉक्टर साहब, जिस तरह से नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, उसके बाद पुलिस क्यों उनके घर पे पहुंची? तानाशाही है ये, इसको कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से हिटलर शाही है ये। राणा ने कोई इल्लीगल बात नहीं कही, ना ही इल्लीगल काम किया। नवनीत राणा ने अगर ये कहा होता कि वो मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी तो वो एक धमकी, एक जुर्म हो सकता था। उसने कहा घर के बाहर अगर वो करना चाहती हैं तो क्या मुंबई में हनुमान चालीसा पढ़ने पे कोई आपत्ति हो गई है? क्या ये मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे सरकार किसी को भी पब्लिक स्पेस पे हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देगी? मुंबई के अंदर सिर्फ सड़कों पे नमाज चलेगा और कोई हनुमान चालीसा की बात करेगा तो उसको उठा करके आप जेल में डाल देंगे। इतना ही नहीं हुआ, जब उन्होंने ये घोषणा की, शिवसेना की मीटिंग होती है, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद ये इस पाप के भागीदारी हो जाते हैं कि हमने स्वागत समारोह, हमने समिति बनाई है, नवनीत राणा यहां आएंगी तो हम उनका स्वागत करेंगे, और आपने लोगों को भेज दिया, शिव सैनिकों को, कि उसके घर के बाहर रकस क्रिएट कर दो। बैरिकेड्स तोड़े गए, घर के अंदर घुसने की कोशिश की गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। ये कहां की सभ्यता है? और उद्धव ठाकरे और उनके प्रवक्ता संजय राउत ये कहेंगे कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आज जो आई हैं, महाराष्ट्र का सर शर्म से नीचे झुक गया होगा। एक महिला को आप इस तरह से घर में घुस के उसको जबरन उठा करके थाने ले जाते हो और शिव सैनिक उस पे पटाखे फोड़ते हैं। यह काम किसी दाऊद इब्राहिम के गैंगस्टर को पकड़ करके दिखाए तब तो बात समझ में आती है। बहुत ही शर्मनाक एपिसोड है ये, और राजनीति में इस तरह की घटनाएं बहुत दिनों तक लोग याद रखते हैं, और इस तरह के जो कह सकते हैं कि गलतियों का भरपाई नहीं होता और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है।
जी बिल्कुल। उद्धव ठाकरे नवनीत राणा के ऐलान से ना सिर्फ बौखलाए बल्कि उन्होंने उनके घर पुलिस भेजी, जिसके बाद नवनीत राणा को पुलिस थाने ले गई। अगली खबर की बात करते हैं, जहां केंद्र सरकार देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने इस पर सुगबुगाहट शुरू कर दी है। देश में समान नागरिकता संहिता पर जारी बहस के बीच शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि सीएए, अनुच्छेद 370, राम मंदिर और 3 तलाक के बाद अब समान नागरिक संहिता की बारी है। शाह ने इस बात का ऐलान किया है कि भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिकता संहिता कानून लागू किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यूसीसी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या मायने हैं अमित शाह के इस बयान के? इसका मतलब साफ है कि जो एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा जिसे हिंदुस्तान के सेकुलर पार्टियों ने बना दिया, उसे अमित शाह लागू करना चाह रहे हैं। मोदी सरकार की खासियत है कि उन चीज़ों में वो एक्शन लेने में पीछे नहीं हटते जिसके बारे में सोचना बोलना पाप माना जाता था हिंदुस्तान की राजनीति में। करने की तो बात ही नहीं है। तो चाहे वो सीए हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, उस पे तो बीजेपी ने एक्शन कर लिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बारी है और ये फैसला ऐसा है कि जिससे हिंदुस्तान में तो बवाल मचेगा। ये सारे कट्टरपंथी मौलवी मौलाना जो है सड़कों पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इस ऐसे धर्मांध हैं, इतनी कट्टरता इनमें हो गई कि इनकी रैशनैलिटी वो खत्म हो गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान की धारा 44 के द्वारा केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि आप हिंदुस्तान में हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून बनाएं। इसलिए इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन 70 साल 75 साल हो गए, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम अपीजमेंट की वजह से इस कानून को ऊपर कोई ध्यान किसी ने नहीं दिया और इनफैक्ट इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। इसका मतलब ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होते ही चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म के हों, आपके अधिकार एक जैसे हो जाएंगे। फिर ये कि मुस्लिम पुरुष 4-4 शादियां कर सके वो पॉसिबल नहीं होगा। घर में बैठ के टेलीफोन पे व्हाट्सएप के ऊपर तलाक तलाक कर दे वो पॉसिबल नहीं होगा। तलाक करने के बाद महिलाओं को कोई कंपनसेशन ना दे वो नहीं होगा। और ये बात समझ लीजिए कि मुस्लिम मेल हो या हिंदू फीमेल हो या फिर वाइस वर्सा हो, उस केसेस में भी हिंदुस्तान का कानून काम नहीं करता है। दोनों में से एक अगर मुसलमान है तो कानून वो पर्सनल लॉ जो मुसलमानों का है वही उस पर काम करता है। ये चीज़ें बदली जाएंगी। तलाक के बाद कितने पैसे दिए जाएंगे, क्या होगा, ये सब कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। डिवोर्स का तरीका क्या होगा, एक जैसा कानून होगा। माता पिता के धन के ऊपर, उनके जायदाद के ऊपर किस तरह का अधिकार होगा वो भी सब एक जैसा होगा। पढ़ाई लिखाई हो, पर्सनल मैटर, सारी चीज़ों में एक जैसा कानून जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और इसीलिए इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। और ये किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी सेकुलर स्टेट, उसका ये चिन्ह है। हिंदुस्तान को जो लोग सेकुलरिज्म के आईने से देखते हैं, ये इतने धोखेबाज लोग हैं कि इन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 जाते जाते इनको रतौंधी हो जाती है, इनको दिखाई नहीं देता है। इसी हिपोक्रेसी को खत्म करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है और ये एक स्वागत योग्य स्टेप है।
जी बिल्कुल, अमित शाह के इस बयान से ये बात साफ हो गई है कि उत्तराखंड के साथ साथ अब बहुत जल्द बीजेपी शासित प्रदेशों में भी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर जल्द ही विराम लगने वाला है। खबर है कि पीके जल्द ही कांग्रेस का हिस्सा बन सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके लिए पार्टी ने जिम्मेदारी भी तय कर दी है। दरअसल बीते कुछ हफ्तों में पीके ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठकें की हैं। इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है और कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए पीके नए नए सुझाव भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के शीर्ष सूत्रों से हवाले से जानकारी मिली है कि इन सभी जतनों के बाद प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की कोशिशें इस बार सफलता हासिल करती दिखाई दे रही है। साथ ही उनकी भूमिका की रूपरेखा राहुल गांधी के साथ सलाह के बाद पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी तैयार करेंगी। डॉक्टर साहब, क्या वाकई अब प्रशांत किशोर अपना सारा काम छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? बड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस तरह के लोग डेमोक्रेसी के लिए एक रोग हैं। प्रशांत किशोर हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी का एक वायरस है, जो वायरस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरनल डायनेमिक्स को ये खत्म कर देगा। क्या मांग रहा है और सोनिया गांधी क्या दे रही हैं? वो मांग रहा है कि मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दो, वो मांग रहा है कि हमें राज्यसभा भेज दो, और वो पूरा एकाधिकार चाहता है कि वो सारे फैसले वो ले और वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा, गांधी परिवार को रिपोर्ट करेगा। मतलब सोनिया गांधी अगर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल कराती हैं और जो बातें हुई है, जो अधिकार की बात वो कर रहे हैं, उसमें अगर हामी भर देती हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि सोनिया गांधी अपने पुत्र मोह में कांग्रेस पार्टी के हजारों जो लीडर्स हैं, बड़े और छोटों, इन सब के गर्दन पे कुल्हाड़ी मारेगी। मतलब ये कि ये सारे नेता किसी काम के नहीं रहेंगे। प्रशांत किशोर और उसके चट्टे बट्टे आईपैक वाले, जो कंप्यूटर मैंने सोशल मीडिया के कोई एक्सपर्ट हैं, तो कोई मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, पहले कोई साबुन बेचता था तो कोई कुछ करता था, ये राजनीति सिखाएंगे उन लोगों को जो 40-40 साल तक राजनीति में अपना जीवन उन्होंने झोंक दिया। तो ये एक ऐसा फैसला होगा कि जिसमें सोनिया गांधी को नुकसान होगा। लेकिन अब क्या किया जाए? दिक्कत ये है कि बाकी पार्टियों को भी ये सोचना और समझना चाहिए। ममता बनर्जी तो छाती पीट रही होंगी कि हाय हाय, मेरा सारा सीक्रेट ये जानता है, मेरी सारी रणनीति जानता है और दुश्मन के खेमे में चला गया। सोनिया गांधी ने शर्त रखी है कि आपके जो रिश्ते हैं टीएमसी और बाकी दलों के साथ, वो आपको तोड़ना होगा। लेकिन वो बड़ा शातिर है, शातिर इस तरीके से कि वो ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि जो उसकी कंपनी आईपैक है, वो कंपनी से अपने आप को अलग कर लेगा, वो चलाता रहेगा। मतलब ये कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में बैठ करके वो आईपैक के लिए भी काम करेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा। दिक्कत प्रशांत किशोर की नहीं है, परेशानी सोनिया गांधी की है कि क्या आप इस गड्ढे में गिरना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। यही 1-2 दिन में इसका फैसला होगा। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर की कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें भले ही तेजी पकड़ रही हैं, लेकिन अब वो कब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और क्या पद उन्हें मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। अब कांग्रेस में पीके की एंट्री के बाद राजस्थान कांग्रेस का नया कारनामा सामने आया है। अलवर में मंदिर के बाद अब गौशाला पर बुलडोजर चलाया गया है। राजस्थान सरकार ने अलवर के कटूमर में वन विभाग ने बीते 1 दशक से चल रही गौशाला को अतिक्रमण मानते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, गौशाला को बुलडोजर से उजाड़ दिया गया और सैकड़ों गौवंशों को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। प्रशासन ने वहां रहने वाले गौवंशों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। अतिक्रमण हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों में रोष है। इस मामले में अब सियासत भी गरमाने लगी है। गौशाला ध्वस्त होने के बाद करीब 400 गौवंश को खुला छोड़ दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह की तानाशाही है राजस्थान सरकार की? अब बुला लीजिए भाई प्रशांत किशोर को और प्रशांत किशोर जैसे 500 लोगों को। आप हिंदू आस्था पे चोट करेंगे, और वो भी ऐसे राज्य में जहां मुश्किल से 10% भी मुसलमान ना हो, तो आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया कि जिसको लेकर के 1 साल के बाद वहां पर जो चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी कटोरा लेकर के घूमेगी वोट के लिए, फिर भी उनके कटोरे में कोई वोट नहीं देगा।
आप किस हिसाब से हिंदुस्तान में रह के गौवंशों के आशियाना के ऊपर बुलडोजर चलाने की आप हिमाकत कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल सुसाइड है, ये पॉलिटिकल सुसाइड है। आप भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए आप मुद्दा दे रहे हो। गौवंशों को तो छोड़ दीजिए, एक दिन पहले आपने एक 300 साल पुराने मंदिर को आपने बुलडोज कर दिया। भोलेनाथ और नंदी की मूर्ति वहां पे थी, 300 साल पुराना मंदिर, और आप कांग्रेस पार्टी उस पर बुलडोजर चलाएगी और प्रशांत किशोर को रख करके ये स्ट्रेटजी बनाएगी कि भाई वहां पे किस तरीके से राजस्थान में चुनाव जीता जाए। 1000 प्रशांत किशोर को बिठा दोगे, कांग्रेस की हरकतों की वजह से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जमानत भी अपनी बचा नहीं पाएगी। जी बिल्कुल, सत्ता की लालसा में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन उससे अब कांग्रेस ने अपने लिए ही बड़ी मुश्किलें खड़ी कर ली है। वहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भारत के छात्रों को चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर छात्रों ने पाकिस्तान से पढ़ाई की तो उन्हें भारत में नौकरी नहीं मिलेगी। दोनों संस्थानों की तरफ से जारी की गई अपील में कहा गया है कि भारतीय छात्र पाकिस्तान के किसी कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ना लें, नहीं तो वो अपने देश में कोई नौकरी या उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके साथ ही यूजीसी और AICTE ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से आए हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। पाकिस्तान से आए प्रवासी और उनके बच्चे जिन्हें भारत की ओर से नागरिकता प्रदान की गई है, वो गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद भारत में रोजगार पाने के पात्र होंगे। डॉक्टर साहब, यूजीसी की इस चेतावनी का क्या मतलब माना जाए? देखिए, यूजीसी ने ये गाइडलाइन दिया होगा तो जरूर कोई इंटेलिजेंस इनपुट होगा। दो चीजें हैं इसमें। एक तो पहली बात, भाई पाकिस्तान जाते क्यों हो? पाकिस्तान में कौन सी यूनिवर्सिटी है? वहाँ तो एक ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आतंक पढ़ाया जाता है बचपन से लेकर के जवानी तक। जिहाद के रास्ते पे लेके कैसे जाना है, बस उसी चक्कर में सारे लोग रहते हैं, 72 हुर की टिकट काटने के चक्कर में। वहाँ क्यों जा रहे हो भाई पढ़ने के लिए? ऐसा कौन सा कॉलेज है, वहाँ कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ कौन सा ऐसा कौन सा है मैंने वहाँ पे इंस्टीट्यूट है जहाँ आपको पढ़ने जाना पड़ता है? तो एक तो ये समस्या है कि सब स्टैंडर्ड जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वहाँ से आप पढ़ाई करोगे तो वैसे भी आपको नहीं देना चाहिए नौकरी, पहली बात ये। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इस तरह के फैसले तब होते हैं जब कोई इंटेलिजेंस इनपुट होता है, और ये इंटेलिजेंस इनपुट ज़रूर इस तरह का आया होगा कि जो पाकिस्तान में छात्र पढ़ने जाते हैं, जिसमें आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम्स होते हैं, उसमें भारी संख्या कश्मीर के लोग होते हैं। उनका वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है एंड दे बिकम एन एजेंट ऑफ ISI। और यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तानी एजेंडा, देयर आर सो मेनी रीजंस। एक तो पाकिस्तान में आप वहाँ के सिस्टम से, वहाँ के लोगों से आपकी जान पहचान सब कुछ हो गई, और दूसरा आपके दिमाग में हिंदुस्तान के प्रति जहर जो वहाँ पे हर जगह फैलाई जाती है, उससे आप इन्फ्लुएंस होकर के हिंदुस्तान वापस आकर के नौकरी भी करते हैं और पाकिस्तान के लिए काम भी करते हैं। तो ये ज़रूर इस तरह के इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इस तरह की चीज़ें सामने आई होगी, जिसकी वजह से यूजीसी को ये फैसला लेना पड़ा। ये फैसला नेपाल के लिए क्यों नहीं लिया गया? सिर्फ मैंने एजुकेशन की बात करें तो भूटान के लिए क्यों नहीं लिया गया? बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए क्यों नहीं लिया गया? सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया गया? इसका रीज़न सब स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है, इसका रीज़न इंटेलिजेंस इनपुट है कि वो हिंदुस्तान में इन छात्रों के जरिए जासूसी और आतंक को फैलाने का काम करता है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मौजूदा हालातों को देखते हुए यूजीसी की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।